ओके जी, अब हम कुछ ट्रांसपोर्ट जो चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ डिजीज की बात करेंगे। सबसे पहले हम डिजीज की बात करेंगे रिलेटेड विद लिम्फेटिक सिस्टम, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम एक ड्रेनेज सिस्टम है जो कि ज्यादा जो लिम्फ है उसे इकट्ठा होने से बचाता है और उसको लिम्फ वेसल्स के थ्रू बॉडी में दोबारा पहुंचा रहा होता है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है बिकॉज ऑफ एनी इश्यूज लाइक ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर और हार्ट फेलियर की वजह से आपका वो ड्रेनेज सिस्टम सही से काम नहीं करता, जिससे क्या होता है कि आपका जो एक्सेस लिक्विड था वो टिश्यू फ्लूइड में एक्यूमुलेट होता जाता है, रहता जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका वो एरिया स्वेल हो जाता है। तो हमारे पास ये देखें आप, ये एडीमिया की पेशेंट की लेग एंड नॉर्मल ज्यादातर लेग स्वेल होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कुछ आपने एक किंगडम एनिमेलिया में एक डिजीज पढ़ी थी फाइलेरियासिस, जो कि निमाटोड्स की डिजीज थी। कि निमाटोड्स, इन्फेक्टेड निमाटोड्स आपकी बॉडी में इंसर्ट होते हैं, तो वो जो निमाटोड्स है ना वो बेसिकली आपके लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। जब वो, यानी कि ये भी बैक्टीरियल वायरल की तरह ये भी पैरासिटिक इन्फेक्शन है, जिससे क्या होता है कि आपका जो टिश्यू फ्लूइड है वो उसी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है। ठीक है, तो एक फाइलेरियासिस भी इसकी एक मेन वजह है, हार्ट फेलियर, ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर के अलावा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एडीमिया जो थी वो लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड डिजीज। अब आ जाओ ब्लड से रिलेटेड डिजीज। ब्लड डिसऑर्डर में आपने एनीमिया सुना होगा, हमेशा से आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में एनीमिया इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मैंने एनीमिया इसको इन्वॉल्व किया क्योंकि मोस्ट कॉमन ब्लड डिसऑर्डर है। एनीमिया में बेसिकली क्या कहते हैं, खून की कमी होना, एनीमिक। ठीक है, अच्छा, खून की कमी होना इसका मतलब बोन मैरो प्रॉपर रेड ब्लड सेल्स नहीं बना, इसका मतलब बोन मैरो को वो सब्सटेंस नहीं मिल रहे जो कि रेड ब्लड सेल्स बनाने में इन्वॉल्व होंगे। इसका बोन मैरो को आयरन चाहिए, आयरन नहीं मिल रहा भाई, आप डाइट अपनी अच्छी नहीं कर रहे तो आयरन नहीं मिल रहा। अब अगर आरबीसीज नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कैसे कैरी करेगा, क्योंकि पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करके पूरी बॉडी में पहुंचा रहे हैं, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो जाती है कम। उसके अलावा एनीमिया भी है, एक बंदे को ब्लड वैसी कमी है, लेकिन मलेरिया हो गया जिसमें आपको पता है एरिथ्रोसाइट्स बैकग्राउंड वैसे ही होते हैं, मेंस्ट्रुएशन पीरियड हो गए, ये वो कंडीशन है जिससे आपका ब्लड वैसे ही वेस्ट हो, तो ये सीवियर एनीमिया आगे कॉज कर देता है। मैं इसकी मेन वजह बता चुकी हूँ, बिकॉज ऑफ द shortage of that substance that are needed for the bone marrow to make a blood। वजह याद रखनी, कॉज याद रखना है, ये एमसीक्यूज के लिए चीजें याद रखनी। देन है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया को कहते हैं ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। अब एक ये कि ब्लड सेल्स बन रहे हैं कम और जो बन रहे हैं वो इन्फेक्टेड बन रहे हैं, इसका मतलब आपका बोन मैरो इन्फेक्टेड हो चुका है। अब आपका बोन मैरो अगर इन्फेक्टेड हो चुका है तो वो रेड ब्लड सेल्स भी इन्फेक्टेड बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड ल्यूकीमिया, दैट इज कॉल्ड ब्लड कैंसर। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड बायोलॉजिकल थेरेपी यूज की जाती है ल्यूकीमिया से बचने के लिए। कीमोथेरेपी आपको पता है, रेडियोथेरेपी आपको पता है, मैं बायोलॉजिकल थेरेपी की बात करूंगी जिसे आप सर्जरी भी कहते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो कि बहुत महंगा होता है, पेनफुल भी होता है। सही होता है कि कोई सिबलिंग्स का या पेरेंट्स में से जिनका बोन मैरो मैच हो रहा होता है उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है टू द इन्फेक्टेड पर्सन। उसके बाद है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया बेसिकली हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जो कि ल्यूकीमिया से बड़ी मिलती जुलती है। ठीक है, इनहेरिटेड है थैलीसीमिया, एक तो पहली चीज आपने याद रखनी, इनहेरिटेड डिजीज है। इससे क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स प्रोटीन, वो जीन जो रेड ब्लड सेल्स बना रहे हैं वो जीन डिफेक्टिव हो जाती है। तो जब वो डिफेक्टिव हो जाती है तो वो रेड ब्लड सेल्स अगर बना भी रहा है तो वो अलग शेप की बनाएगा। अब आप देख रहे हैं राउंडेड शेप है रेड ब्लड सेल्स की, जबकि थैलीसीमिया में फ्लैट शेप हो गई, तो अल्टीमेटली
अगर एक फ्लैट शेप आरबीसीज आ रहा है तो वो ऑक्सीजन कैसे लेके जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन डिपेंड करता है सरफेस एरिया ऑफ द रेड ब्लड सेल। अगर उसकी सरफेस डिस्ट्रॉय हो गई है तो अल्टीमेटली वो कैसे कैरी करेगा ऑक्सीजन? तो मेन आपका क्या हो गया कि यहां पर एक तो कम हो गया ब्लड, एनीमिया भी हो गया, एनीमिक भी हो गया पेशेंट, और दूसरा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी हमारे पास हो गई। अब एक और चीज हमारे पास आती है, एक हमारे पास होता है मेजर थैलीसीमिया, एक हमारे पास होता है माइनर थैलीसीमिया। बेसिकली ये जो थैलीसीमिया है ना, ये तब भी होता है जब आपके पास वो जीन डिफेक्टिव हो, यानी कि हेरिडिटी। और कौन सा जीन है, कौन सी वो चेन है जो ब्लड सेल बनाता है, उसे आप कहते हैं बीटा चेन। ठीक है, अच्छा, अब इस बीटा चेन को आप हेट्रोजाइगस थैलीसीमिया या माइनर थैलीसीमिया या माइल्ड थैलीसीमिया भी कहते हैं। अच्छा, ये होता है कि जब पेरेंट्स में से किसी एक को माइनर थैलीसीमिया हो तो पेशेंट को भी माइनर होता है, लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स को माइनर माइनर है तो बच्चे को मेजर थैलीसीमिया भी हो सकता है। ठीक है, अब थैलीसीमिया में बेसिकली होता है क्या है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स बन नहीं रहे होते तो किसकी किडनी भी बड़ी हो जाती है, इसकी स्प्लीन भी बड़ी हो जाती है। क्योंकि बन नहीं रहा तो वो काम ज्यादा कर रहा है, उसको मिल नहीं रहा, वो ज्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी किडनी और स्प्लीन इनलार्जमेंट हो जाती है। किडनी आपका बताया गया है बुक में, स्प्लीन भी आपने याद रखना है, और रेगुलर वे में आप ब्लड अपना डलवाएंगे। अच्छा, अब एक और डिजीज है जो डिजीज नहीं है, बेसिकली एक ट्रीटमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जिसे आप कहते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर। मैं आपको बता चुकी थी पेसमेकर एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जो इलेक्ट्रिसिटी लाइक इम्पल्स सप्लाई करता है, जिससे हार्ट पंप करता है। तो अगर वो पेसमेकर खत्म हो गया, खराब हो गया, तो आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। ये देख लें, जो आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, बहुत माइन्यूट बैटरी भी लगती है इस पेसमेकर में। वो बैटरी हल्की हल्की वोल्टेज सप्लाई कर रहा होता है, जिससे ये हार्ट के मसल्स एक्टिव रहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं। अगर ये नहीं होगा तो हार्ट अटैक कॉज होगा। तो ये हमारे पास चलाया जाता है आर्टिफिशियल पेसमेकर। तो आप ये देख लें, आर्टिफिशियल पेसमेकर लेफ्ट साइड पे लगाया जाता है, और आर्टिफिशियल पेसमेकर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, क्योंकि यहीं पर ही पेसमेकर नेचुरल पेसमेकर एसए नोड और एबी नोड मौजूद होता है। अब आप आ जाते हैं ब्लू बेबीज पे। ब्लू बेबीज को साइनोसिस भी कहते हैं, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। इट्स ब्लू बेबीज इज अ लेट टर्मिनोलॉजी, नेचुरल नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है जिसका अगर आप साइंटिफिकली देखें तो इसे साइनोसिस कहते हैं। क्यों होता है? बेसिकली जब डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाए ब्लड में, ब्लड जो है उसमें हीमोग्लोबिन है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए, कुछ भी वजह हो सकती है, दिल में सुराख होना, वॉल्व ना होना, और ये हेरिडिटी होती है, बाय बर्थ हो जाती है। इसमें आप देख लें, इट्स अ बेबी टर्न आउट ब्लू, राइट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इन ब्लड। ठीक है जी, क्योंकि वो जो सेप्टम मौजूद थे, सेप्टम जो सेपरेशन मौजूद है, जो एट्रिया को वेंट्रिकल से सेपरेट आउट कर रहे थे, वो डिफेक्ट हो गया, उनमें सुराख हो गया, नेचुरली वो बने ही नहीं। तो इनकी मेन कॉजेस क्या है? एट्रिकल सेप्टम डिफेक्ट और वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। सेप्टम पार्टीशन है, जिसे आप कहते हैं ना दिल में सुराख होना, वो कहते हैं हमारे, दैट इज अ ब्लू बेबीज। अब हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, जो कि हमारे पास डिजीज से रिलेटेड है, कार्डियोवेस्कुलर इन्फेक्शन। अब चाहे वो हार्ट के स्ट्रक्चर में हो, आर्टरीज में हो, वेजल्स में हो, वेन्स में हो, सब के सब आप इंक्लूड करेंगे कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर। सबसे पहले आर्थेरोस्क्लेरोसिस। आर्टरीज आपको पता है, नॉर्मल ह्यूमन आर्टरी जिसकी अंदर की लाइनिंग को एंडोथेलियम कहते हैं, जो मैंने कल की क्लास में आर्टरी का स्ट्रक्चर आपको बताया था। ये जो एंडोथेलियम है, अगर इसके अंदर
प्लैक बनना शुरू हो जाए। क्या बनना शुरू हो जाए? प्लैक बनना शुरू हो जाए। अब वो प्लैक दो तरीके से हो सकता है। वो प्लैक तब भी हो सकते हैं जैसे लेट्स सपोज हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये एंडोथेलियम रैप्चर हो गई। जैसे ये रैप्चर हुई, ये देखो रैप्चर हुई। रैप्चर जब होता है तो आपको पता है कि यहाँ पर मैक्रोफेजेस आ जाते हैं और यहाँ फटाफट क्लॉटिंग करना शुरू कर देते हैं। आपको खरोच आती है, आपको खरोच आती है और आपके यहाँ पर लीक होता है कुछ रेड ब्लड सेल, तो वहां पर क्लॉटिंग होना शुरू होती है। तो जब यहाँ क्लॉटिंग होगी तो ये इस एरिया को नैरो कर देगी और डैमेज एंडोथेलियम को रिपेयर करना शुरू कर देगी। इसे आप कहते हैं प्लैक फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? प्लैक। एक इस वजह से भी इसका साइज छोटा हो जाता है और दूसरा लिपिड की डिपोजिशन की वजह से भी, कोलेस्ट्रॉल, फैट, लिपिड, कैल्शियम, इनकी वजह से भी ये जो इसका ब्लड वेसल है इसका साइज छोटा हो जाता है, जिससे क्या होता है? ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। इसे आप कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। आर्टरी नैरो बाय एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक। ठीक है जी। और ये किस में हो रहा है प्लैक? अगर डिपॉजिट भी हो रहा है तो वो एंडोथेलियम में हो रहा है, और अगर डैमेज भी एंडोथेलियम हो रही है तो वो यहाँ पर आके ब्लड क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये आपने कुछ चंद चीजें याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए। प्लैक फॉर्मेशन इन द डैमेज एंडोथेलियम। दूसरा हमारे पास कहलाता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। नॉर्मल 140 से अबव 90 से 90 नॉर्मल है, नीचे का सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, और 140 सिस्टोलिक, इससे ज्यादा हो जाए तो दैट इज अ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन बेसिकली, hypertension is a major cause of heart failure. Hypertension is a silent killer. आहिस्ता आहिस्ता स्लोली भाई, ये जो रैप्चर हुई थी एंडोथेलियम, ये किसकी वजह से हुई थी? ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हुई थी। आप पाइप में इतना ज्यादा प्रेशर से पानी डाल रहे हैं कि पाइप फट गया। इसकी मिसाल ऐसी है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन हार्ट फेल करती है। अगर हाइपरटेंशन की वजह से ब्लड वेसल रैप्चर हो गई और वो ब्लड वेसल रैप्चर हो गई जो ब्लड सप्लाई कर रही थी ब्रेन में, तो आपको स्ट्रोक या हेमरेज भी हो जाता है। ठीक है, इसका मेन वजह हाइपरटेंशन की होती है स्मोक, ओबेसिटी, डायबिटीज, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तमाम चीज हाइपरटेंशन की मेन वजह है। आपने इसका एक तो नॉर्मल ये रेंज याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए, कॉजेज याद रखने हैं, और ये आगे जाके क्या डिफेक्ट कर रहे होते हैं ये याद रखना है। और आपने नेचुरल किलर इसे कहते हैं, साइलेंट किलर इसे कहते हैं, क्योंकि साइलेंटली सब काम कर रहा होता है, आपको पता नहीं चलता। ठीक है जी। अच्छा, अब आप आ जाए थ्रोम्बस फॉर्मेशन। प्लैक और थ्रोम्बस में फर्क है। थ्रोम्बस बेसिकली ब्लड की क्लॉटिंग है। एथेरोस्क्लेरोसिस बेसिकली आपके डैमेज एंडोथेलियम की रिपेयरिंग है और लिपिड फैट की डिपोजिशन है। डिफरेंस याद रखना। जब आपका एक्स्ट्रा ब्लड क्लॉट हो जाए एंडोथेलियम लेयर पे और वो इस जगह को नैरो करना शुरू कर दे, उसे आप कहते हैं थ्रोम्बोस। समटाइम ऐसे होते हैं ये चिपका हुआ होता है एंडोथेलियम से, समटाइम ऐसा होता है ये अपनी जगह छोड़ देता है। वो ज्यादा खतरनाक है। जब ये अपनी जगह छोड़ देता है तो फिर आप इसे थ्रोम्बस नहीं कहेंगे, बल्कि आप इसे कहेंगे इम्बोलस। ठीक है जी। तो आप इसे क्या कहेंगे? इम्बोलस कहेंगे। वो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि कोई चीज ट्रैवल कर रही होगी ना तो वो छोटी से छोटी कैपिलरीज में घुस जाएगी। अगर ये थ्रोम्बोस आपकी उस आर्टरी में हो जो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है हार्ट को, और उस आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी, तो वो डायरेक्ट हार्ट अटैक कॉज करेगी। मैंने क्या बोला है? व्हेन दिस थ्रोम्बस इज अकर इन कोरोनरी आर्टरी देन इट विल कॉज हार्ट अटैक। ये देख लो भाई, कोरोनरी आर्टरी। ठीक है जी। अब डायरेक्ट उसने हार्ट को ब्लॉक कर दिया, तो वो आर्टरी को ब्लॉक कर दिया जो हार्ट को सप्लाई करी, हार्ट को थोड़ा सा भी ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो उसकी मसल्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलेंगे?
उसके मसल्स के सेल है वो डिप्लीटेड हो जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, पंप करना बंद कर देगा। ठीक है, तो उससे आप कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी की भी ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज, स्ट्रेस, हाई फैट डिपोजिशन की वजह से होता है। और ज्यादातर मेल में हार्ट अटैक ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ना, और एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, वो एस्ट्रोजन आपके लिपिड को डिपॉजिट होने नहीं देता, जबकि मेल के अंदर वो एस्ट्रोजन हार्मोन मौजूद नहीं है। मैंने कौन से हार्मोन का नाम लिया? एस्ट्रोजन, नोट कर लो। इस वजह से मेल में कोरोनरी आर्टरी की वजह से हार्ट अटैक ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। स्ट्रोक में आपको बता चुका, अगर वही ब्लॉकेज, ये थ्रोम्बोस या एम्बोलस उस वेसल में हो गई है जो ब्लड सप्लाई कर रही थी ब्रेन को, तो उसे कहते हैं ब्रेन हेमरेज, ब्रेन अटैक, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, हेमरेज। ठीक है जी। इसका मतलब जो ब्रेन के सेल्स थे, अब उनको ब्लड तो पहुंच नहीं रहा, तो ब्रेन के सेल डिप्लेटेड हो गए, ऑक्सीजन नहीं मिला उन्हें, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ब्रेन के सेल्स काम करना बंद कर देंगे। जिन जिन जगहों पे काम करना बंद हो जाएंगे वो जगह पैरालाइज होती जाएगी, सडन डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये तमाम हमारे पास जो थे वो स्ट्रोक से रिलेटेड डिजीज। अब आ जाए जरा ट्रीटमेंट पे, जो आपको पता होने चाहिए। आपकी बुक में इतनी मेंशन नहीं है, लेकिन आपको ये पता होने चाहिए। कोरोनरी आर्टरी बाईपास, आपकी टांग में से एक वेन निकाली जाती है और उस वेन को कोरोनरी आर्टरी, क्योंकि आपकी रैप्चर हो गई ना, एंडोथेलियम लेयर रैप्चर हो गई है, उससे इम्प्लांट कर दिया जाता है और कोरोनरी आर्टरी को वापस से सीधी कर दी जाती है। उसे आप कहते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास। ये इसे कहते हैं एक्चुअल में बाईपास। कहां से लेंगे वेन? लेग में से, विदाउट वेल्व। वेल्व नहीं होना चाहिए उसमें, उस वेन में गेट नहीं होने चाहिए। ग्राफ्ट कर देंगे कोरोनरी आर्टरी, इसे आप कहते हैं कोरोनरी आर्टरी ग्राफ्ट। दूसरा होता है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, जो नॉर्मल है। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। एंजियोप्लास्टी में बेसिकली क्या होता है, लेट्स सपोज ये आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी में आपकी स्टेंट डाली जाती है, ट्यूब डाली जाती है, और उसमें एक आदत होता है स्टेंट, बलून लाइक स्ट्रक्चर। लेट्स सपोज इधर प्लैक है, ये बलून लाइक, ये सब हम मॉनिटर कर रहे हैं कंप्यूटर पे। ये गया, इंसर्ट हुआ, इंसर्ट होने के बाद कोरोनरी आर्टरी में जाके फूला बलून। इस फूलने में ये जो थ्रोम्बोस जो अपनी जगह घेरे बैठा था, इसने अपनी जगह छोड़ दी और इसने इसको इतना प्रेस किया कि ये अब डिसॉल्व हो जाएगा इस ब्लड के अंदर, और नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी जो ब्लॉक हुई थी वो दोबारा से ठीक हो जाएगी। डेफिनेटली ये जो स्टेंट होगा ये हमारे पास स्टेरलाइज होगा। ठीक है, तो एक छोटा ऑपरेशन होता है जिसे आप एंजियोप्लास्टी कहते हैं। अच्छा जी, एंजियोप्लास्टी करनी कहाँ पे, किस एरिया में? तो वो एंजियोग्राम से पता चलता है, यानी कि आपका पहले एक्सरे लिया जाता है, एक एक्सरे टाइप चीज। पहले आपको देखा जाता है कि भाई कि किस जगह पे है, ताकि फिर आप उस जगह पे ये डालें, इंसर्ट करें ट्यूब और वहां पर अपना एंजियोप्लास्टी करें। एक हमारे पास चलाते हैं एंजाइना। कार्डियक मसल्स को ब्लड चाहिए क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन है मौजूद। जैसे ही कोरोनरी आर्टरी बंद होगी तो आपको ब्लड कार्डियक मसल्स में नहीं मिलेगा, जिससे कार्डियक मसल्स के जो सेल्स हैं, लाइफ सेल हैं, ऑक्सीजन चाहिए, वो लेस ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से काम करना बंद कर देते हैं, जिससे फौरन से आपको चेस्ट में पेन स्टार्ट होता है। इसका ये होता है, इसकी सिम्टम्स ये होती हैं, लेफ्ट आर्म में होता है, चेस्ट में होता है और लोअर जॉ में होता है, और आप इस पेन को एंजाइना कहते हैं। आप इस पेन को क्या कहते हैं? एंजाइना कहते हैं। तो ये पूरी सीक्वेंस वाइज मैंने आप लोगों को डिसऑर्डर करवा दिया है, और यहाँ पे आपका चैप्टर जो है ट्रांसपोर्ट ये एंड हो चुका है।